संजय इमाम। आज हमारे साथ हैं शालिनी ख्वाला जी। और शालिनी ख्वाला जी डॉक्टर शालिनी ख्वाला कैसे बनी और एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ को उन्होंने जिया, बच्चों को पढ़ाया और लगभग 16 साल तक वो एक हाउसवाइफ रहीं। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी और उनके ये सफ़र के हम उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर शालिनी जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आज आप एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मैं संजय जी को धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने लाइफ को कैसे यहाँ तक ला पाई, मैं पब्लिक को यहाँ पे बता पाऊंगी हमारे शहर की। ऐसा है संजय जी कि जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था। इंटर के एग्ज़ाम के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद पढ़ने की इच्छा तो थी, लेकिन शादी होने के बाद 2 साल 3 साल के बाद बेटी हुई। फिर वो लाइफ एक गृहिणी के रूप में शुरू हो गया, जो नॉर्मली हर गर्ल्स के साथ होता ही है कि वो शादी हो गई तो वो फिर अपना स्टडीज से थोड़ा सा दूर हो जाती है। इच्छा थी अंदर से कि आगे पढ़ाई करूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ साथ में थी, जिसके कारण मेरी पढ़ाई वहीं पे रुक गई। फिर फर्दर हमारे 2 बच्चे होने के बाद जब मेरी बेटी 10th में एग्जाम दे रही थी, उस वक्त मैंने फिर से अपनी इच्छा जाहिर की अपने हस्बैंड के सामने कि मैं वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो चूंकि एक बिजनेसमैन हैं। मैं बता दूं तो एक बात कि प्रमोद जी गिरिडीह के एक सक्सेस बिजनेसमैन हैं, आप उनकी धर्मपत्नी। जी सर। जी। तो चूंकि एक बिजनेसमैन के साथ शादी हुई थी तो कभी भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि फैमिलीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत कुछ थी। लेकिन जब मेरी डॉटर आयुषी ने बोर्ड का एग्जाम दिया, उस वक्त मैंने इनको कहा कि मैं कार्मल स्कूल टीचिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से कह रही थी, लेकिन वो बोलते थे नहीं, अभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पहले इनको कर लेने दो। तो बेटा हालांकि 4-5 में ही था, लेकिन डॉटर 10th करके निकल गई थी बैंगलोर पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने फर्दर स्टडीज के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। वो मेरे को बोले कि ठीक है कार्मल ज्वाइन करना, लेकिन जब कहीं जॉब में जाना है तो फिर अपना एक ट्रेनिंग लेकर के जाओ, सो दैट तुम अपना 100% वहां दे पाओ। तो उन्होंने मुझे फिर बीएड करने के लिए यहाँ पे एडमिशन करा दिया। मैंने जीडी बगेरिया नर्सिंग होम से बीएड की डिग्री ली। और मैं बता दूं कि जब मैंने एडमिशन लिया था तो जीडी बगेरिया में टीचर्स लोगों का आपस का डिस्कशन था कि एक बिजनेसमैन की वाइफ है, इसको क्या जरूरत है डिग्री की, सो ये झूठ मूठ का किसी स्टूडेंट का जगह खत्म कर रही है। लेकिन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सेशन, जब उन्होंने मुझे असेंबली में खड़ा देखा तो वो सब सरप्राइज थे कि ये अटेंडेंस देने आ गई। और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि मैंने 90% अटेंडेंस दिया। और उनके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे मोस्टली मैं फर्स्ट होती थी, चाहे वो डांस कॉम्पिटिशन रहा हो, चाहे उनका स्पीच कॉम्पिटिशन रहा हो। फिर फाइनली उनके रिजल्ट में भी मैं सेकेंड टॉपर रही थी, जिसमें बगेरिया जी ने, अजय भैया ने मुझे वहां पे मतलब अवार्ड भी दिया था। फिर जब मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ तो उस वक्त आई वॉज सो हैप्पी कि अब मैं कार्मल स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन उसी दिन सेंट जोसेफ स्कूल से फादर लोग आए थे कि इसको हमारे यहाँ दे दो, अच्छा रिजल्ट है। तो माय हस्बैंड टोल्ड मी कि नहीं, रिजल्ट अच्छा कियो, मुझे लगता है तुमको कंटिन्यू करना चाहिए पढ़ाई। जो कि मेरा ऐसा कोई उस समय में मतलब इतनी सोच तक नहीं आई थी मैं कि अब मैं आगे कोई हेल्प करेगा मुझे। लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल ज्वाइन कर लोगी तो पढ़ाई नहीं कर पाओगी, बट मेरे को था कि नहीं, स्कूल करना है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि फर्दर तुम एमएड करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो मैंने फिर जबलपुर से दुर्गावती यूनिवर्सिटी से एमएड की डिग्री ली। 2 इयर्स कोर्स अब हुआ है, उस वक्त 1 ईयर कोर्स था। वो करते करते में जब मैं वहां पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, फैमिली से फुल सपोर्ट यहाँ से मिल रहा था। अदरवाइज ये कभी भी संभव नहीं था कि बीएड की डिग्री लेना भी संभव नहीं था, क्योंकि फैमिली में बहुत तरह की परेशानी आती है, पर फैमिली से ज्यादा समाज की परेशानी। और जैसा कि आप एक मारवाड़ी समाज से आती हैं और आपके हस्बैंड का इतने रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, कई खंडोली पर्यटन, काफ़ी बिजनेस है, वो इतना समय आप कैसे दे रहे थे? ये एक बहुत अच्छी मतलब आपने ये क्वेश्चन रखी है। जब मैं बीएड कर रही थी उस वक्त ही एक्चुअली करते करते में मैं प्रैक्टिकली थोड़ा डिप्रेस हो जा रही थी, क्योंकि जब मैं क्लासेस करने रोज जा रही थी तो सोसाइटी के लोग भी कुछ ना कुछ कमेंट्स कर देते थे।
क्या बोलते थे कि घर में हाँ, रहना उनका है? उनका कहना होता था कि प्रमोद जी का क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ है, इस एज में वाइफ को पढ़ने के लिए भेज दिए हैं। जी। लेकिन मैं वो सब सुन के मैं डेफिनेटली डिस्करेज होती थी। मैं कभी कभी बहुत डिस्करेज होके कहती थी कि ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्या, लेकिन मेरा शौक है पढ़ना। तो वो मेरे को कहते थे कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं जी। तो समाज की क्या चिंता। जी। ये पॉइंट जो था कि जब आपके साथ आपका फैमिली, आपके पार्टनर अगर आपके साथ में है तो निश्चित रूप से समाज की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये समाज के बात में अगर मैं गई होती तो शायद मैं बीएड भी पूरा नहीं कर पाती। बीएड करने के बाद हर वक्त बीएड के कोर्सेस में भी मेरे लिए 16 साल के बाद वापस पढ़ाई शुरू मैंने किया 16 था। साल गैप रहा। 16 साल के गैप के बाद फिर से बीएड के कोर्स में आना, अंदर से खुद को भी एक डर था कि सारे जूनियर्स हैं मेरे साथ। मेरे क्लासरूम में भी मेरे एज के 2-4 ही थे, अदरवाइज सारे जूनियर्स थे। तो उस समय में अपने आप को लग रहा था कि रिजल्ट खराब हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डेफिनेटली धीरे 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 हिम्मत बढ़ती चली गई, क्योंकि हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मैं असाइनमेंट बना रही हूँ तो वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। घर में अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो उस केस में सब एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं तो इसकी पढ़ाई छूट जाएगी। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि अगर उस वक्त मुझे हस्बैंड का साथ नहीं मिला होता तो मैं आज जहां पे हूं मैं वहां पे नहीं रहती, किसी हालत में नहीं रहती। उनका अटूट सपोर्ट ही मुझे आज यहां तक लाया। एमएड की मैं, एमएड में वो मेरे साथ जा रहे हैं, वहां छोड़ के आ जा रहे हैं। मैं वहां पीजी में रह रही हूँ। और पीजी में रह रही थी जी आप? जी, मैं एमएड में जब मैंने एडमिशन लिया तो वहां पे वो जाके मेरे लिए एक रूम देख के आए, जबकि बेटा छोटा था। और मेरे को तकलीफ हो रही थी कि मैं छोड़ के कैसे जाऊंगी, फैमिली भी पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन वो कहते थे कि तुम जाओ, मम्मी और पापा दोनों का रोल प्ले करूंगा, मैं उसको उस तरीके से केयर करूंगा और कोई चिंता नहीं करना है, तुम्हारा जो ड्रीम है तुम उसको फॉलो करो। आपके सपनों को उन्होंने निश्चित मेरे सपनों को पंख देने वाले मेरे हस्बैंड ही थे, नहीं तो आज ये उड़ान जी। मैं बिल्कुल नहीं भर सकती। और आज जो मैं अपनी इच्छा के अनुसार, जो मेरी इच्छा हुई कि स्टडीज करके एजुकेशन के फील्ड में मुझे जहां जाना है, मैं हर मुकाम को हासिल कर तो पाई। बड़ा नाम है आपका, बाहर से भी आप जाती हैं स्पीच देने के जहां लिए। से मैंने पीएचडी की वहां से मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट में जब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया। तो वहां के डीन लोग अभी भी बुलाते हैं और मैं जाती हूँ वहां पे रिसोर्स पर्सन बन के। मुझे मोटिवेशनल स्पीच देना भी पसंद है, उसके लिए भी मैं रांची में बीएड कॉलेजेस में भी मोटिवेशनल स्पीच में गई हूँ, यहाँ भी कुछ लोकल स्कूल्स में भी गई हूँ। निश्चित जी, बीच में फिर बोलना चाहेंगे कि जी। आप एक बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आप काफ़ी सख्त मानी जाती है डिसिप्लिन के मामले में, एक बड़ा नाम है। उसके बाद एक दूसरी बात ये है कि पहले उसी को बताएं आप किस तरह मैनेज करती हैं आप? जी सर, जैसे मैं कॉलेज में हूँ, देखिए डिसिप्लिन के मामले में स्ट्रिक्ट होने का तो कारण ये है कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अगर वहां पे मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ना रहूं तो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊं। बीएड में कोई बच्चे नहीं होते हैं, सारे ऑलमोस्ट मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट बदमाश नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि किसी किसी वक्त अगर कॉलेज का अगर डिसिप्लिन अगर खराब होता है तो वो फिर हर चीज को खराब करता है, चाहे वो आपका स्टडीज का एरिया हो, चाहे आपका एक्टिविटी का एरिया हो, चाहे आपका कोई फील्ड वर्क है, चाहे इंटरनल वर्क है, किसी भी चीज में। तो एग्जामिनेशन के लिए भी मेरे को बोला जाता था कि बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेती हैं ये। चाहे गिरिडीह कॉलेज से यूनिवर्सिटी ने मेरे को बहुत बार एग्जामिनेशन सेंटर दिया। उस वक्त लोग कहते थे कि ये बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेती है, तो जिन बच्चों का यहाँ नहीं पढ़ता था वो कहीं कहीं बोलते थे कि अच्छा हुआ मेरा स्कॉलर में सेंटर नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे भी एक दिन में यूज टू हो जाते हैं, उनका माइंडसेट हो जाता है कि हमको इसी तरह पढ़ के आना है और एग्जाम देना है। कोई इनडिसिप्लिन नहीं हुआ, चाहे एमकॉम का एग्जाम हुआ। मैंने सीए का भी 4-5 सेंटर्स हमारे यहाँ पढ़ा था कोरोना के टाइम में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, मैं उसकी भी सीएस रही और बहुत सक्सेसफुली हमारी टीम ने उस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है मेरे। और शालिनी जी, आपके जो बच्चे हैं वहाँ पर बीएड कॉलेज में, आप जहाँ जहाँ भी कंपटीशन में गई हैं हमेशा सक्सेस रेशियो सबसे अच्छा रहा है यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में कुछ बताएं आप? ये सक्सेस का रेशियो का रीजन तो ये है सर कि जब बीएड में बच्चे आते हैं तो ये मान के चलना होता है कि 100 स्टूडेंट्स में से 50 ही ऐसे होते हैं जो सब चीज को पार्टिसिपेट करेंगे। मिला जुला के रूरल एरियाज के भी होते हैं, हर एरिया से बच्चे होते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डे हम लोग कल्चरल क्लासेस को स्टार्ट कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, स्पीच कंपटीशन डे टू डे
वो रूटीन में शामिल किया हुआ है। तो रूटीन में शामिल होने से आज जो बच्चे हेजिटेट कर रहे हैं, कल उनका फियर कम हो जाता है, उनका स्टेज फियर कम होता है, बोलने की शक्ति उनकी डेवलप होती है, वो अपने आप को स्टेज पे ला करके बहुत पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, फिर हम यूनिवर्सिटी में भी गए, या हम नेहरू युवा केंद्र में हम स्टेट लेवल पे भी हमने पार्टिसिपेट कराया। तो स्टूडेंट्स का मेहनत, टीचर्स का मेहनत, सारे मेहनत को लेकर के, और लीडरशिप डेफिनेटली मैंने किया, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है तो आपको आउटपुट मिलता है। आपका ये सफ़र बहुत शानदार चल रहा है, और जैसा कि जानकारी है मुझे कि आपके हस्बैंड के कई बिजनेस हैं और वो काफ़ी दिन से लॉस में चल रहा था, और आज ये ऐसा है कि आप सुबह मॉर्निंग के 5 बजे उठती हैं और रात 12 बजे के बाद तक काम करती हैं। तो इसमें क्या उनको हेल्प हो पाया? ऐसा है कि मैं पहले तो बिजनेस नहीं देखती थी, बिजनेस 100% वो ही देख रहे थे। अभी इधर में 3 साल से वो कई बार कहते थे कि मेरे को एक ऐसा रिलायबल पर्सन मेरे साथ हो जो मेरा अकाउंट्स को देख सके। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप किसी को जॉब में रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं, लेकिन वो 100% आपका काम कर तो दे रहे हैं, लेकिन आप उतना रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एरियाज है जो मिसिंग हो रहा है, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहा है। ऐसा नहीं था कि मेरे रहने से ही बहुत उनको अच्छा हुआ उनका, लेकिन मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि इधर 3 साल के अंदर स्टार्टिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ, क्योंकि मेरा एरियाज डिफरेंट था। मेरा 100% एक एजुकेशन में इंटरेस्ट रहा था, प्लस मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही थी। अकाउंट सेक्शन से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और आई वॉज फीलिंग कि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं किसी कारणवश भी इनकी राइट हैंड बनने की कोशिश करूं, 5% भी अगर हो पाऊं और उससे बेनिफिट होता है, तो शायद मेरा खुद का पर्सनालिटी और डेवलप करेगा। धीरे धीरे मैं इनके रेस्टोरेंट के पार्ट को देखना शुरू की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहले ही मंथ में वहां से कुछ ऐसी चीजों को पकड़ी जो कि पूरे रेस्टोरेंट को लॉस में ले जा रहा था। वहां से धीरे धीरे हम लोगों कुछ लोगों को हटाया, कुछ नया इंडक्शन किया। करते करते वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैं इनके बस स्टैंड के पेट्रोल पंप में इनके साथ गई। शुरू में स्टाफ लोग भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये क्या बिजनेस को देख पाएंगी। लेकिन 100% उस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा करके बोलते थे कि ये ही एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, सो अगर आप लोग कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो फिर उनको फियर होने लग गया। अभी क्या है कि मोबाइल से मैं कैमरा में, अकाउंट सेक्शन में जितना भी सॉफ्टवेयर है सब डाउनलोड कर रखी हूँ, और मैं यहाँ बैठ के सारा चीज मॉनिटर कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मधुबन वेजिस के साथ साथ इनके जो और 2 बिजनेस हैं पेट्रोल पंप्स, उसमें भी इनको कुछ हद तक फायदा हुआ। बिजनेस देखना भी मेरा हॉबी में जुड़ गया। हॉबी में जुड़ गया है, और लेकिन कई बार बातचीत से पता चलता है कि आप 2-3 घंटा ही सो पाती हैं। ये कैसे मैनेज कर रही हैं इतना एनर्जी? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं 2-3 घंटा सो पा रही हूँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ तो मोबाइल भी हम लोगों का टाइम खत्म करता है। 7 आवर्स से कम तो नींद नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ क्या है कि इतना ज्यादा बिजनेस में भी हम लोग चले गए हैं कि अगर मेरा एक दिन भी रेस्टोरेंट का अकाउंट नहीं देख रहे हैं, उधर का नहीं देख रहे हैं, स्टाफ का नहीं देख रहे हैं, मिडनाइट में भी हम कैमरा ऑन करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस समय हमारे यहाँ कुछ क्राइम हुआ था, कुछ लोग आए थे गन मन लेके कि हम लोग को पैसा दे दो, और मैं बता दूं कि मैं उस समय ऑनलाइन थी कैमरा पे। मैं देख रही हूँ कोई घूम रहा है, ऐसा सब कुछ निकाल रहा है डिक्की से, और मैं उठाई हस्बैंड को कि आप देखिए ये लोग कौन है। वो देखे, बस बिना किसी से बात किए थाना फोन किए। थाना से भी पुलिस तुरंत आ गई वहां, लेकिन तब तक वो भाग गया। फिर तो जो था फिर ठीक ही था। अभी आपके 2 बच्चे हैं जी। कहाँ कहाँ है? बेटी मेरी डबलिन में वर्क कर रही है, मास्टर्स इन फाइनेंस है वो, और बेटा ग्रेजुएशन कर लिया अशोका यूनिवर्सिटी से, और अभी वो कुछ एनजीओ में जुड़ करके कुछ वर्क एक्सपीरियंस ले रहा है, फर्दर मास्टर्स करेगा। और बेटा का भी रिजल्ट मैं बता दूं, खुशी होती है बताने में कि +2 ISC वो बॉम्बे से लीलावती से किया था, एंड ही वाज इन टॉप 1% रिजल्ट इन इंडिया इन ISC। उसको 98.35 समथिंग नंबर्स था, गवर्नमेंट से फुल स्कॉलरशिप थी। वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप में चला गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन तब तक ये कोरोना एंटर कर गया, और फिर हम लोगों ने उसे वापस बुला लिया वहां से। एनीवे, शालिनी जी, जो हाउस वाइफ हैं जिनकी शादी हो गई और 10-15 साल बीत गया है, अब वो सोचती हैं कि उनके अंदर मेरिट है, लेकिन वो
बाहर नहीं आ पाती, अपनी इच्छा को बता नहीं पाती, उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए कुछ आप मैसेज दें? हाँ, निश्चित रूप से मैं बेटियों को या महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो है कि एज कुछ नहीं होता है, एज एक नंबर होता है। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको ये करना है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास आपको निश्चित आगे लेके जाएगा। जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बेटियां हैं, सबके अंदर असीम संभावनाएं हैं। लेकिन क्या होता है कि शादी के बाद हम खुद डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अब तो संभव नहीं है। संभव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति कहाँ है। आप अच्छा सोचे, ऊंचे सपने देखें और आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हर वो कदम लें जो आपके जीवन में एक उस आयाम पे ले जाए जो आपको सुखद एहसास दे। मेरा एक कहना है कि जैसे लड़कियां डेफिनेटली नर्वस हो जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का एक ऐसा रोल होता है कि वो लगता है कि फैमिली हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आज के जमाने में तो मुझे नहीं लगता है कि फैमिली भी ऐसे नहीं है जो सपोर्ट नहीं करेंगे। जरूरत है आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाने की। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं 3 शब्द है, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले इस 3 शब्द से हम लोग को बाहर आना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक 3 शब्द जो लाखों सपनों की हत्या किया होगा। इन 3 शब्द से अगर हम बाहर आ जाते हैं और अपने सपने को प्लान करते हैं और दुनिया क्या कहेगी उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो निश्चित आप अपने मुकाम को हासिल करिएगा। कोई एज फैक्टर नहीं होता है, शादी हो गई वो फैक्टर नहीं होता है, घर में क्या है नहीं है। आप परिवार वालों को राजी कीजिए, परिवार वालों को समझाइए कि आपकी इच्छा है। बेटियां कभी कमजोर नहीं होती। मैं अगर इतिहास की बात करूं अपनी बेटियों के समक्ष, तो मैं बताना चाहूंगी कि इतिहास कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर हम रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले या बचेंद्री पाल की बात करूं या आज मैं किरण बेदी की बात करूं, अगर मैं इतिहास से इन सबको बाहर कर दूं तो क्या मेरा इतिहास पूरा होगा? ये गवाह है कि लड़कियां अगर ये ठान लेती है कि मुझे करना है तो वो हर असंभव काम को संभव बना सकती है। एग्जाम्पल खुद है आप। ये तो ऊपर वाले की कृपा है और सबों का ब्लेसिंग्स है। जिस नारी ने सृष्टि को सींचा, जिस नारी ने सृष्टि को जन्म दिया, वो एक शब्द नहीं हो सकती, वो शक्ति है। और मैं महादेवी वर्मा के 2 लाइन को अगर याद करूं तो उन्होंने कहा कि स्त्री सिर्फ शक्ति नहीं है, वो प्रकृति की वो ऊर्जा है जो हर बाधा को संभावना में बदल सकती है। तो मैं अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को यह कहना चाहूंगी कि एज से पीछे आके समाज की बातों की परवाह न करें, ड्रीम देखें। मैं कलाम जी की बहुत बड़ी फैन हूं। मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो उन्होंने कहा था, डेयर टू ड्रीम, एंटायर वर्ल्ड इज योर्स। तुम सपने देखने की हिम्मत तो करो, पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। मंजिल कितना भी ऊंचा होगा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रास्ते हमारे पैर के नीचे होते हैं। पहला कदम आप बढ़ाएंगी तो दूसरा कदम आपके साथ वाले आपको सहयोग देंगे। तो ड्रीम देखना, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि खाली सपने देखने से नहीं होगा। सपने वो नहीं है, मैं पुनः कलाम जी की बात को याद करती हूं, मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड रही हूं कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखें। सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ा दे, आपको सोने नहीं दे। और जिस दिन ये जुनून आपके अंदर हो जाएगा, आपके लक्ष्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं कहना चाहूंगी कि इट स्टार्ट्स विद ड्रीम। ड्रीम क्रिएट्स डिजायर्स, डिजायर्स क्रिएट डेस्टिनेशन विच लीड टू आवर डेस्टिनी। अगर हम सपने देखेंगे तब तो पूरा करेंगे। सपने देखने के बाद हम हिम्मत करें, हम आगे बढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी की बात को याद करें कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लो। तो निश्चित रूप में आप सब में वो ऊर्जा है, आप सब के अंदर वो शक्ति है। जरूरत है उस धातु को गलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो डालने की। आपकी जो इच्छा है आप आगे बढ़िए, आप अपने पर विश्वास रखिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, आप धैर्य के साथ आगे बढ़िए और जो चाहें वो करने की इच्छा शक्ति को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगर एफर्ट्स देंगे तो जरूर हम सफल होंगे। केवल ख्वाहिशों से नहीं भरते फूल झोली में।
मैं कहना चाहूंगी एक बात हम्म। कि ख्वाहिशों से नहीं भरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, क्या बात। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। और शालिनी जी, आपने इतना व्यस्त समय से इतना वक्त दिया, शुक्रिया आपका। नहीं, मैं आपकी शुक्रगुजार तो मैं हूँ संजय जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज कुछ बातें अपनी महिलाओं, अपनी बेटियों को बता सकूं। मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ, सर्वप्रथम मैं अपने परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने पति को तहे दिल से, धन्यवाद तो शब्द उनके लिए नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मैं जिस जगह पे भी हूँ, मेरे पति, मेरे परिवार की वजह से है। और नहीं तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुंच पाती।